नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज लोकतंत्र के महापर्व का जो आखिरी दिन आप कह सकते हैं मतगणना का, वो शुरू है। पूरे देश में जो माहौल है, राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा है। तमाम अटकलें और तमाम जो रुझान पिछले कई दिनों से बताए जा रहे थे, चुनाव खत्म होते ही सभी ने, किसी ने 370, किसी ने 380 और किसी ने तो कहा कि इस बार मोदी 400 पार है। मगर आज जो रुझान है, इंडी महागठबंधन जिस तरीके से फाइट की है और बीजेपी, ठीक है, उनकी अपनी सत्ता आ रही है, वो बहुमत का आंकड़ा भी साबित कर लेंगे, वो जादुई आंकड़ा जो उसे भी पार कर लेंगे। मगर नितेंद्र जी हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति में काफी इनकी दिलचस्पी रहती है और काफी अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। इनका भी प्रेडिक्शन था और मेरा भी था। मैंने भी कहा था कि 310 से 330 का जो आंकड़ा है वो एनडीए टच करेगी। मगर इतना अनएक्सपेक्टेड नितेंद्र जी, जो आज कांग्रेस जो फाइट की या कमबैक की इंडी महागठबंधन, और पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे राजद की भी हवा है, तो उधर यूपी में जो चौंकाने वाले परिणाम वो आ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस राम जन्मभूमि को लेकर के नरेंद्र मोदी की पूरी जो टीम थी प्रधानमंत्री की, वो कह भी रहे थे, क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे थे, वहीं यूपी में वो नकार दिए जाते हैं। ये पूरा जो परिणाम है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूपी को छोड़ करके बाकी जगह तो पहले से ये तय था। वो अलग बात है कि न्यूज चैनल वाले अपना एक एजेंडा चलाते हैं और उनका एक तरीके से समझने की कोशिश ऐसे कर सकते हैं कि कभी भी जब एग्जिट पोल होता है, कोई चीज का आकलन होता है, तो पहले अगर आकलन देखेंगे पहले के समय का और अब आप इस बार का देखेंगे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि 50 से 60 सीटों का बीच में गैप रखा था इनके एग्जिट पोल में। मतलब 360 से 400, 40 सीटों का आप नहीं रख सकते एग्जिट पोल में। तो इससे इनके एजेंडे का पता चल रहा था। दूसरी चीज है कि हाँ, ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि यूपी का जो है वो बहुत ही विपरीत है। मतलब ऐसा सोच नहीं सकते थे। लेकिन एक चीज यूपी में अभी ये आ रहा है कि 20 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे 5000 से कम मार्जिन से जो है समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के लोग आगे हैं। लेकिन उनके लिए ये बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला अभी तक फिलहाल जो है अभी रुझान के जनादेश कहीं ना कहीं उनको मिला है में, और ये उनको नहीं मिला। हम लोग यहाँ पे ये चीज को जो बोल रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं या इंडी गठबंधन के लोग जो बोल रहे हैं कि हमें मिला है, नहीं, ये इस सरकार के खिलाफ मिला है, इनके कैंडिडेट के खिलाफ मिला है। अगर एक पैटर्न और देखिएगा, अगर अभी फिलहाल तक जहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जो लगता है 7-8 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं 10-12 भी हो गए, लेकिन एक एवरेज देखें तो 8 राउंड की काउंटिंग है। और उस 8 राउंड में 5000 से 10,000 के बीच में नोटा का पड़ना इस बात का द्योतक है कि यहाँ पे उम्मीदवार को नकारा गया। तो ये नहीं कर सकते कि इंडी को। मगर नितेंद्र जी, आप देखिए, हम लोग बहुत ही माइन्यूटली चुनावी चौपाल चला रहे थे, बिहार के तमाम जिलों की बात कर रहे थे। देश पे भी हम लोग कई बार बैठ चुके, कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो एक मुद्दा उठा था शंकराचार्य और तमाम लोगों का, वो लोग कह भी रहे थे, मीडिया अपने हिसाब से वो जो एजेंडा जर्नलिज्म की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने यूट्यूब या नेशनल चैनल्स को देखा होगा, कितने लोग इतने उत्साहित थे कि जिस पार्टी को 6 ही सीट मिला उसको भी 10 सीट दे रहे। आप देख रहे होंगे बहुत सारे नेशनल चैनल्स में, आप देख रहे होंगे कि इतने उत्साहित हो जाते हैं, किसी पार्टी से इतने इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। मगर अब क्या करें? अब उनके जो है ना, अभी अगर चैनल खोल करके देखेंगे तो उनके चेहरे देख करके सारी चीजें समझ सकते हैं। क्योंकि अभी सुबह तक वो जब पहला जो घंटा बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, उस समय तक वो कह रहे थे ये तो शुरुआती है, हम लोगों का आज तक कोई एग्जिट पोल गलत ही नहीं हुआ। ये सारे चैनल वाले बोल रहे हैं, जबकि हम मैक्सिमम पिछले आप एक देखिए 10-12 साल से 15 साल से तो मैक्सिमम लोगों का, इन लोगों का एग्जिट पोल गलत ही हो रहा है। और ये तय अब है कि आज का जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या आज जितने भी चलते हैं पोर्टल वगैरह, ये कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं उनके हिसाब से। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आपका 40 से 50 का आप मार्जिन लेके नहीं चल सकते। आप 20 सीटों का लीजिए और उसमें 10 ऊपर माइनस प्लस होता है, लेकिन आप 350 या 60 से आप कहेंगे 400 और उसमें भी 10 माइनस ऊपर रखेंगे, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। स्मृति ईरानी के बारे में भी आप देख रहे होंगे, पीछे चल रही है। बिहार में इतना बड़ा खेला कैसे होता जा रहा है? बिहार में तो अगर हम लोग देखें, आपका भी मैंने देखा है और मैंने अपना एक प्रेडिक्शन किया था कि 30 से 35 ऊपर नीचे जो कर लें वही आसपास आपका आंकड़े भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे चौंकाने वाली चीज है कि बीजेपी, और ये बीजेपी का एक कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास
ओवर कॉन्फिडेंस ये याद होगा साइनिंग इंडिया, फील गुड, ये जो चला था, कह सकते हैं वो, उससे भी ज्यादा तो कह सकते हैं कि हिडन रखा गया। ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा उसमें हिडन चीजें थी। इस बार ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसका नतीजा ये था कि मतलब जिस वहां पे उम्मीदवार को लोग नकार रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे, उन्हीं को पुनः टिकट देना, मतलब जो जो पकड़ करके ऐसी चीजें की गई, और जो उनके, अगर आप नेताओं तक के सोशल मीडिया के आप पोस्ट पढ़ेंगे तो हंसी आती है हम लोगों को, और तकलीफ भी होती है कि हमारे लीडर ऐसे हैं, हमारे देश के नेता इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो वो चीजें कैसे क्या है कि 17 सीटों में से जो ये कह रहे थे हम तो जीत ही रहे हैं, जदयू का ये होगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। जदयू आगे जा रहा है, बीजेपी अभी 11 से 13 पे आई है 17 में से, और 16 में से 14 पे अभी आपके जदयू है। और एलजेपी को यहाँ पे मैक्सिमम लोग हरा रहे थे कि 5 में से 1-2 सीट जीतेंगे, वहां वो 5 पर लीड कर रही है बिल्कुल। और हमको बोला गया था भी कि यहाँ पे जीतन राम मांझी की स्थिति खराब होगी, क्योंकि कुमार सर्वजीत पासवान जाति से आते हैं और उनका अच्छा पकड़ है, उनके खानदानी लोग मतलब वहां पे रहा है, बट उल्टा हो। अच्छा नितेंद्र जी, आप देखिएगा पूरे बिहार की राजनीति में जो सबसे मजेदार या जो सबसे दिलचस्प बातें हुई हैं, आप छोड़ दीजिए जदयू और बीजेपी की बात करें, यहाँ बिहार का जो वोटर्स है वो साइलेंटली इतना मतलब कि आप देखे होंगे कि एक तो जो इंटैक्ट वोट बैंक है वो टूटा है, कुशवाहा कैंडिडेट अगर कोई है तो उसको वोट पड़ा है, अगर कोई भूमिहार कैंडिडेट है तो फिर भूमिहार, मतलब पार्टी कोई भी रहा हो, वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट वोट बैंक, उसमें बिखराव भी देखने को मिला। इस बार बिहार में वोट बैंक नहीं है, इस चीज को हम लोग को मानना पड़ेगा। इस बार बिहार में चुनाव में जातिवाद हावी रहा है, खासकर बिहार और यूपी, बिहार में हद से ज्यादा रहा है, और उसका नतीजा आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपने अपने चैनल पे इस पर न्यूज चलाया, मैंने लाइव आकर के इस बात को रखा है कि नालंदा में जो जदयू के लिए प्रचार कर रहे हैं वही जाकर करके मुंगेर में जदयू के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वो क्या था? वो जातिवाद था। यहाँ के जदयू के लोग जाकर करके, जो जदयू के लोग इसलिए नहीं कि बड़े लेवल के नहीं, जो निचले स्तर के लोग हैं, वो जाकर करके नवादा में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जातिवाद है। मगर आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बड़ा पावर बैंक होकर के निकले हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर जितनी भी सीटें वो जीतते हैं, अभी तक 3 सीटों पे आगे वो चल रहे हैं, लेकिन जो भी सीटें जीतेंगे वो अपने दम पर जीतेंगे। उसमें किसी भी दल का, अगर इसमें कहेंगे कि कांग्रेस का वोट टर्न अप हुआ, जी नहीं, कांग्रेस का वोट तो यहाँ है ही नहीं। तो ये माना जा सकता है कि बिहार की लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी थी। आप ये कह सकते हैं एनडीए वर्सेस तेजस्वी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भी तो सभाएं पे सभाएं, जो आज तक नहीं करते थे, आपका वो रोड शो नहीं करते थे, वो रोड शो कर रहे थे हर जगह जाकर करके, और इनके जितने बड़े लीडर थे एनडीए के, वो सभी जगह पे जाके 5-5, 10-10 रैलियां कर रहे थे। नालंदा पे तो हम लोग आश्वस्त थे, पहले से भी बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार काफी जाति की बात को ऐड मतलब है, जो आपने अभी कहा जाति की बात, जो कि कुशवाहा को वोट पड़ा, उसका सबसे बड़ा एक आप उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, औरंगाबाद सीट पे चले जाइए कि औरंगाबाद में जो उपेंद्र कुशवाहा आज इतने परेशानियों से घिरे हुए, वो उसके जिम्मेदार खुद हैं। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है उसके पीछे, क्योंकि हम लोगों को उसी समय रिपोर्ट मिल रही थी कि उनके दल के जो जिला स्तरीय जो नेता थे, वो वहाँ पे सुशील सिंह, जो बीजेपी के पहले मतलब निवर्तमान सांसद और अभी वर्तमान में उम्मीदवार हैं, उनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक किया गया। मतलब वो जाति विशेष यानी कि अभय कुशवाहा के लिए उनके दल के लोगों ने काम किया, एक वीडियो जारी किया जो काराकाट में फिर रिवर्स हुआ। और ये भी मुझे बोलने में कतई गुरेज नहीं है कि हो सकता है अंदर खाने बीजेपी ने पवन सिंह को खड़ा किया, और पवन सिंह ही सबसे बड़ा फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा के लिए बन रहे हैं। कि आप देखें कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो मार्जिन है वोटों का, वो 4 से 5 हजार है, इससे ज्यादा नहीं है। अब क्या होगा? अब तो देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है, और नरेंद्र मोदी सरकार भी बना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब आगे की जो रणनीति है या इसका चिंतन आपको लगता है कि अब इनको करना पड़ेगा? इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, मर्यादा टूट रही थी भाषणों में, और वो मंदिर और फिर मंगलसूत्र पे चला, और तमाम पर्टिकुलर बहुत बड़ा आपने एक अलग से एपिसोड ही चलाया था आपने मर्यादा टूटने पर। हकीकत है कि इस बार ऐसे मर्यादा टूटे हैं कि उस मर्यादा को मतलब किसी शब्द का हम लोग अगर कहें तो चयन नहीं कर पा रहे, उसके लिए क्या कहा जाए। कि ऐसे लीडर जो है इस तरह की भाषाएं बोलना, मतलब वो भी लगता है बिहार में, और हो सकता है कि जिस तरीके से एग्रेसिव होकर किसी को टारगेट किया गया बिहार में, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम जो चाहेंगे वही होगा, हो सकता है उसका भी रिएक्शन वोट बैंक में देखने को मिला हो। नहीं, उसका रिएक्शन नहीं है।
ये हम लोग को मानना पड़ेगा। उसका रिएक्शन नहीं है, ये पहले से फिक्स था। ये चीजें बहुत दिन से, इस बार कोई मैटर खास कर करके जो मुद्दा बीजेपी ने सोचा मैं राम मंदिर का मुद्दा बनाऊंगा, वो नहीं बन उनके पाया। पास, और इसके अलावा फिलहाल जैसे पहले पिछले चुनाव में पुलवामा था, इस बार राम मंदिर के अलावा कोई नहीं था कुछ। तो वो मुद्दा वो बना नहीं पाए, बन नहीं पाया, कुछ भी कहिए। क्योंकि देखिए एक समय के बाद जाकर करके लोग है जो कि चीजों को लोग एनालाइज करता है और सोचता है कि आप कितने दिनों तक इन सब चीजों पे आप हमें इधर उधर करेंगे। एक तो वो हो गया। दूसरी चीज है क्या कि जो विपक्ष कह रहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। क्योंकि अगर वो मुद्दा बनता तो विपक्ष 300 के आसपास रहता और एनडीए जो है 200 के आसपास रहता, जो उल्टा होता। बट ऐसा वो भी मुद्दा नहीं बना पाए। यहाँ सीधा सीधा नरेंद्र मोदी से भी नहीं, नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदवार, मतलब एनडीए के जो उम्मीदवार थे और उनके मंत्रिमंडल के लोग जो थे, उनसे नाराजगी है। उसका उदाहरण आप चले जाइए, बेगूसराय देख लीजिए, उसका उदाहरण आप नवादा देख लीजिए। ठीक है, जीत जाएंगे, ये मैटर नहीं है, लेकिन जीत जाना और एक है कि अच्छे मार्जिन से। इसके पहले चंदन सिंह 1,48,000 मतों से जीते थे। इस बार ये मुश्किल से लगता है कि अभी 25-30 या मैक्सिमम 50,000 से जीते। तो ये जीत नहीं हुई, एक तरह से आपकी हार हुई, क्योंकि आप अभी बढ़ते क्रम में, मतलब अपने जनाधार को आप बचा नहीं पाए और वो बचा नहीं पाए। और उसके विपरीत आप जाके देखिए कि या तो आपका निर्दलीय जो उम्मीदवार है, जो कि आपका समर्थक रहा है, वही आपका वोट काटा है। अब बचा खुचा जो है आपका, वो चला गया नोटा में। नोटा में अच्छा वोट जा रहा है, आप देखिएगा ना सब जगह। इतना वोट मैंने कभी नहीं देखा था जितना इस बार है। ये आप भी देख सकते हैं कि क्या है, नहीं हो तो सारा इलेक्शन कमीशन। अब तो चंद घंटों के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप नितेंद्र विक्रम कौशिक जी काफी पॉलिटिकल समझ रखते हैं, राजनीति में काफी अच्छी पकड़ है, एनालिसिस भी अच्छा करते हैं। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अब तीसरी बार तो सरकार नरेंद्र मोदी की बन रही है, उसमें कहीं से कोई संशय की स्थिति अब नहीं है। मगर हम यही कहेंगे कि एक तरफ से धाकड़ हुए मोदी एग्जिट पोल में और धड़ाम हुए मोदी जो वास्तविक पोल है, जो रुझान है। उसको अच्छे शब्दों में, लेकिन अगर नेता जितने मर्यादा तोड़े, अगर उस मर्यादा को मैं तोड़ते हुए कहूँ तो चैनलों ने जो है चापलूसी की हद कर दी थी कि 400 जो पार बोल रहे थे, नारा दे रहे थे, उसको मोहर लगा दिया कि हाँ, वो जबरदस्ती पहुंचा रहा था। जबकि पहुंचने वाले ये हम आप सब, एक आम आदमी भी यहाँ समझ रहा था कि मैक्सिमम, जैसे हमारा ही एक आकलन था, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 3 शाम होते होते अभी, क्योंकि 21 राउंड तक कभी चलेंगे काउंटिंग, तो उस हिसाब से समय तक जाते जाते मेरा मानना है अभी भी 335 और 50 के आसपास जो है बीच में पहुंच सकते हैं। उसमें 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी भी बीजेपी को 280 प्लस मान रहा हूँ। 280 से 300 मैंने पहले भी बोला था, अभी भी मांग रहा, क्योंकि आप यहाँ चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, 20 सीटों पे 1000-1500 से अंतर से टीएमसी आगे। अब तो नितेंद्र जी थोड़ी देर और इंतजार का, तो अभी मान के आप चलें 3 घंटे के बाद तो सब सारा करीब 5-6 बजते सब हो जाएगा। और एक चीज और है दिलचस्प है कि ये भी कह जो रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। मुझे पता नहीं, अगर ऐसी स्थिति रही जो अभी चल रही है तो मुझे डाउट है कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे। गडकरी का नाम सामने आ रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई आपको लग रहा है? 2014 में भी हुआ था कि अगर मान के चलिए ये रणनीति का हिस्सा था उस समय, अगर ऐसा होता है तो इसमें किसी को चौंकना नहीं चाहिए और ये चौंकाने वाली खबर भी नहीं होगी। क्योंकि 2014 में भी ये एक जो कहते हैं कि प्लान बी रखा गया था कि अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो हम गडकरी को आगे करेंगे, क्योंकि गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य लीडर हैं, विपक्षी लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। तो ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन एक चीज और हो सकता है कि जैसे अभी से ही कयास चैनलों से लेकर करके इवन के इंडी गठबंधन के लोग बोलना शुरू कर रहे हैं कि नीतीश जी उनके थोड़े ही हैं, वो तो कभी भी हमारे तरफ आ सकते हैं। टीडीपी जो है उनका थोड़े ही है, वो तो हमारे तरफ है, कभी भी आ सकते हैं। मतलब एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है, उसको भी अपने तरफ ले। अब मैं समझ गया, अगर कांग्रेस महागठबंधन अगर अच्छी स्थिति में रही और अगर इन छोटे छोटे दलों ने समर्थन दे दिया तो हो सकता है आंकड़ा वो पार कर जाए। हाँ बिल्कुल, कोई बहुत लेकिन एक चीज है उसके लिए, ये जो है ना बैठक जो कुछ दिन पहले हुआ दिल्ली में नीतीश जी का, आप ये भी हो सकता है, अब एक और भी रख लीजिए प्लान, सी भी तैयार हो बीजेपी का कि प्रधानमंत्री, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों की जोड़ी एक बना दी जाए, जो कि दिखाई जाती है। अभी बिहार के सारे नेता भी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश जी दोनों मिले कल, ये तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी। बिल्कुल, तो कल हम लोग फिर से पूरे फाइनल एनालिसिस के साथ बैठेंगे, नितेंद्र विक्रम कौशिक जी के साथ बैठेंगे और कल हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।